थर्ड नंबर पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, है ना। मोल फ्रैक्शन को डिनोट कैसे से करते हैं, काई से। काई ऐसे लिखते हैं, देखो ये सिंपल रहेगा और इस तरह से ऐसे हो जाएगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, काई बोलेंगे। तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट कैसे से करते हैं, काई से। अब देखते हैं कि फ्रैक्शन मतलब क्या होता है। तो फ्रैक्शन मतलब होता है आउट ऑफ वन। जैसे एक है उसमें जो पार्ट होगा उसी को क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। अब इस यहाँ पे किस चीज का पार्ट, तो मोल का पार्ट, है ना। किस चीज का पार्ट, मोल का पार्ट। तो हम लोग ना जो सॉल्यूशन लेते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं, लेट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एन ए। स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ मोल, ए को सॉल्यूट मान लिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एन बी मान लिए, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एन ए मान लिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एन बी मान लिए। अब अगर लिखना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको डिनोट कैसे से करेंगे, काई ए से। अगर कभी काई ए लिख के छोड़ दे तो समझ जाना कि अरे ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और ए यहाँ पे एज्यूम किए हैं सॉल्यूट को, तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो देखो काई ए, काई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है ना उसका मोल ऊपर, तो एन ए और डिवाइडेड बाई नीचे में टोटल एन ए प्लस एन बी, यही हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखना हो, ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का एक्सप्रेशन लिखना हो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को डिनोट कैसे से करेंगे, काई बी से, है ना, काई बी से डिनोट करेंगे। और जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है ना उसका मोल कहाँ रख दो, ऊपर, तो एन बी अब बाई एन ए प्लस एन बी। तो हमको नहीं लगता है कि ये एक्सप्रेशन रटने वाला है, दिमाग में रखने वाला है कि जिसका भी फ्रैक्शन मतलब क्या, आउट ऑफ वन। कभी भी फ्रैक्शन टर्म आए ना आउट ऑफ वन, जैसे परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, उसी तरह फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ वन। और जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है ना उसका मोल ऊपर रखो, नीचे में टोटल कर दो, हो गया मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन लिखा गया। एक थोड़ा ध्यान से देखोगे, जैसे H2 है और I2, ये दोनों है, ठीक है। अब ना यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 लिखना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से सब लोग बोलोगे साथ साथ, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 क्या हो जाएगा, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल कहाँ रख देंगे, ऊपर। तो मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ H2 प्लस मोल ऑफ I2। अगर कोई सोच रहा होगा सीधे मोल ऑफ H2 प्लस I2 लिख दे, तो नहीं, मोल ऑफ H2 प्लस मोल ऑफ I2 लिखाएगा, है ना। उसी तरह अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 का एक्सप्रेशन लिखना हो तो क्या करेंगे, ऊपर में मोल ऑफ I2 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ H2 प्लस मोल ऑफ I2। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो ना उसका मोल ऊपर रख दो, नीचे में टोटल कर दो, यही मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब इसका डिफिनीशन देख लेते हैं भाई कि मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन क्या होगा। हाँ, कभी कभी ना पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन या डिफाइन मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन पता होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, डिवाइड है मतलब रेशियो, है ना। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और मतलब या ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं ना। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, मोल फ्रैक्शन। तो दिमाग में रखना है मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो देख लो डिफिनीशन, ये द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, तो काई से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन रटना है क्या, नहीं नहीं रटना है। मोलरिटी का फार्मूला याद रखना है, उसका कोई पूछे तो जल्दी बताना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलालिटी का फार्मूला याद करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन मोल फ्रैक्शन का याद नहीं करना है, इसको समझ के रखना है कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछे उसका मोल ऊपर और नीचे में क्या कर दो, टोटल रख दो। ये ऐसे करके मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। अब इसमें एक और बात भाई कि देखो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, आउट ऑफ वन, ठीक है। और हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अगर मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर 0.3 आ गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा। तो उसका कोई मतलब नहीं कि हम फॉर्मूला मोल मोल ऑफ सॉल्वेंट बाई, नहीं ऐसे नहीं करेंगे सीधे।
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर 0.3 बता दिया, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है तो सीधे 0.7 बोल देंगे। कैसे? 1 माइनस 0.3। क्यों? क्योंकि दोनों को जब ऐड करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को तो 1 आना है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर 0.3 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो क्या करेंगे? 1 माइनस 0.3, तो कितना आ जाएगा? 0.7। तो इससे हम लोग क्या दिमाग में रख लेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ए सॉल्यूट को बोल रहे हैं ना यहीं से, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना? 1। ठीक है भाई, तो ये दिमाग में रखना है। कभी भी अगर मान लो कि तुमको क्वेश्चन में कुछ गिवन उवन है इन्फॉर्मेशन, उसके हिसाब से तुम मोल ऑफ ए बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी इसको सॉल्व करके काई ए निकाल लिए और फिर तुमको काई भी निकालना है, फिर इतना नौटंकी करोगे तो ये अच्छा बात नहीं है, है ना। तो उस केस में सीधे अगर काई ए का वैल्यू निकाल लिया, ये तो एक्सप्रेशन लिखना है तो चलो ठीक है लिखेंगे, लेकिन जब वैल्यू निकालना होता है क्यों ऐसे करेंगे? जब वैल्यू निकालना होता है काई ए निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के, और जैसे ही काई ए निकल जाएगा 1 माइनस काई ए कर देंगे तो क्या आ जाएगा? काई बी आ जाएगा, निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ठीक है, देखो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ, एकदम शांति से देखोगे, नहीं लिखोगे। इसमें एक दो बात सिखाएंगे ना जो आगे अप्लाई करना है सब जगह, और खूब यूज आता है, खूब यूज आता है। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से सुनना है। ठीक है, और देखता है जब हो जाए बना देंगे हम, तब फिर पॉज करके अपने से बना के मिला लोगे। ठीक है, देखो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइसोल, इथाइलिन ग्लाइसोल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, एंड वाटर, वाटर का भी निकालना है, इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। कभी भी ये बात ध्यान रख लो, 11 12 दोनों में बहुत ज़्यादा बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। 20%, 15%, ये वो कितना भी दिया रहे ना, कितना भी परसेंटेज का बात किया रहे ना, सबसे पहले इससे ना एक बात से ना 3 बात तुमको लिखना है। कितना बात लिखना है? 3 बात लिखना है। तो बोल रहा है 20% ऑफ C2H6O2, परसेंटेज मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लोगे? 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। और जैसे ही मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम ले लोगे तो मास ऑफ C2H6O2, C2H6O2 का मास कितना हो जाएगा? 20 ग्राम हो जाएगा, है ना। और सॉल्यूशन में दो चीज है, एक C2H6O2 है, दूसरा इथाइलिन ग्लाइसोल है, और दूसरा पानी है। पानी का फॉर्मूला H2O। तो मास ऑफ पानी 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 80 ग्राम हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन में ना भाई ये वाला इंफॉर्मेशन दिया रहना, इससे 3 बात लिख देना। बाद में क्वेश्चन का और कुछ समझा जाएगा, फॉर्मूला लगाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, पहले ये 3 बात लिख देना। मास ऑफ सॉल्यूशन कभी 20%, 15%, 10% कुछ भी दिया रहे, परसेंट दिया रहा है मतलब आउट ऑफ 100, तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमेशा 100 ग्राम होगा। और जिसका परसेंटेज दिया हुआ है वो रख दो, 20 ग्राम रख दिए। और दूसरा सॉल्यूशन में दो चीजें, एक C2H6O2, एक पानी। तो C2H6O2 का 20 ग्राम, तो जाहिर सी बात है पानी का कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20, 80 ग्राम लिख दिए। चलो, तो ये एक इंफॉर्मेशन से 3 इंफॉर्मेशन लिख दिए। खूब क्वेश्चन में आता है, ये ध्यान रखना, कभी भी आए अप्लाई कर देना। नेक्स्ट बात, अब देखो मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइसोल का, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन लगाना बनता है। तो मोल फ्रैक्शन मतलब काई, किसका? इथाइलिन ग्लाइसोल का, तो C2H6O2 का। ठीक है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसको क्या सिखाए हुए हैं कि उसका मोल ऊपर रख दो। तो मोल ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाई, नीचे में भी मोल ऑफ C2H6O2, अब प्लस दूसरा कथी है? पानी है, तो मोल ऑफ पानी। ठीक है भाई, ये एक्सप्रेशन लिख दो। ये एक्सप्रेशन तो अभी सिखाए हैं कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर, नीचे में टोटल। ठीक है, अब क्या करेंगे? मोल ऑफ C2H6O2, C2H6O2 का क्या दिया हुआ है यहाँ पे? मास। और जब मास दिया रहता है तो क्या करते हैं? मोल का फॉर्मूला मास बाई मोलिकुलर मास। तो मास 20 अब बाई मोलिकुलर मास। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, तो 2 का 24। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1, तो 6 का 6, तो 24 और 6 30, और ऑक्सीजन का 8 दोगुना करो 16, 2 का कितना हो जाएगा? 32, है ना। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 32, कितना? 62। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे में 20 बाई 62। अरे यार सेम ही है ना, तो क्यों नौटंकी करोगे? ठीक, प्लस मोल ऑफ पानी, पानी का मास कितना है? 80, अब बाई मोलिकुलर मास 2 और 16 18। ठीक, अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो तुम लोग समझ गए होगे। अब पॉज करके अपने से बना सकते हो, फाइनल आंसर तो जा सकते हो। अगर बाय द वे दिक्कत हो तब फिर देखना, है ना। 2 से ही 10 हो गया है,
2 से ही 31, जाहिर सी बात है ये भी 10 और ये भी 31, 2 से ही 40 और 2 से ही 9, अब नहीं कटेगा। अब इसको डिसिमल में कर देंगे, डिसिमल में कर देंगे, अच्छा रहेगा, इजी रहेगा सॉल्व करना। ऐसे तो फ्रैक्शन में भी लेके किया जा सकता है, लेकिन डिसिमल में कर लेते हैं। जैसे ही पॉइंट देंगे तो 100 हो जाएगा, 31 से 3 बार में 93, 7 बचा तो 70, 31 2 जार 2 डिजिट काफ़ी है डिसिमल के बाद, नीचे में भी 0.32 आएगा, प्लस यहाँ 9 4 जार 36, फिर 40, 9 4 जार 36, काफ़ी है इतना डिसिमल के बाद 2 डिजिट। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.32 डिवाइडेड बाई 4 और 2 6, 4 और 3 7, 4.76, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। अब या तो इसको काट के छोटा कर लो या तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, कैसे भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो 32/476, इसके बाद यहाँ नहीं करना चाहिए, पीछे में ले जाके करना चाहिए, जो आए आंसर यहाँ दे देना चाहिए। तो हम इधर कर रहे हैं, तुम लोग पीछे वाले पेज पे करना, 4 या फिर एग्जाम में रफ में करना। 476 आइडा में 32, डिसिमल देंगे तो 320 नहीं लगेगा, जीरो जैसे ही देंगे तो 3200 हो जाएगा। इसको काट के भी कर सकते थे डिवाइड, ठीक ना। तो 4 8 जार 32 क्रॉस मार जाएगा ना, 4 7 जार देखते हैं एक बार, 7 7 6 जार 42, 4 7 7 49 और 4 50 53 है ना। उसके बाद 5 7 4 जार 28 और 5 क्रॉस मार गया है ना, मतलब 6 बार में तो पक्का लगेगा। 6 6 जार 36 3, 6 7 जार 42 और 3 45, 4 6 4 जार 24 और 4 28, 10 से 6 4, 9 से 5 4, 11 से 8 3, और ये तुम्हारा हो गया खत्म, है ना, 3440 हो गया। अब कितना बार में लगेगा, पिछला बार में थोड़ा सा से चुका था 7 से, तो जाहिर सी बात है 7 बार में, 8 बार में तो 32, एक बार से थोड़ा देख लेते हैं, 8 6 जार 48 4, 8 7 जार 56 और 4 66, 8 4 जार 32, बहुत क्रॉस मार रहा है 7 बार में, है ना। तो बस काफ़ी है, अब इतना ले आते हैं ना, 0.067, क्यों अब जाए चेक करने, है ना। तो 0.067, 0.067 मोल फ्रैक्शन का यूनिट कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर में भी मोल नीचे में भी मोल। मोलरिटी का यूनिट कैपिटल एम होता था जिसको मोलर बोलते थे, मोलरिटी का यूनिट स्मॉल एम होता था जिसको मोलल बोलते थे। मोल फ्रैक्शन का यूनिट कुछ नहीं, ये यूनिटलेस है, क्योंकि ऊपर में भी मोल है नीचे में भी मोल है। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 का। अब हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी भी तो निकालने बोल रहा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी क्या हो जाएगा, है ये नहीं कि देखो कितना ये सब टाइम लगा है करने में। अब सोचो फिर वही तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी इक्वल टू मोल ऑफ H2O बाई मोल ऑफ C2H6O2 प्लस मोल ऑफ पानी। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आएगा ही, लेकिन क्यों उतना करोगे जब तुम जान रहे हो कि सॉल्यूशन में दो ही चीज है, एक C2H6O2 है, दूसरा पानी है। तो अगर एक का निकाल लिए 0.067 तो दूसरा का क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.067। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी डायरेक्ट 1 माइनस 0.067, ठीक है। इसको घटाओगे 0.933 आ जाएगा, है ना। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो हम लोग क्या देखे भाई कि कभी भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर, नीचे में टोटल। एक का तो तुमको ऐसे करके करना ही पड़ेगा, जैसे ही एक का निकल जाए दूसरा का 1 में से माइनस कर दो, आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, परसेंटेज कैलकुलेशन। ये 4 नंबर है, परसेंटेज कैलकुलेशन। परसेंटेज कैलकुलेशन में ना 2 पार्ट में बांट के पढ़ना है, एक मास परसेंट है, दूसरा वॉल्यूम परसेंट। तो 1 में मास परसेंट। मास परसेंट क्या होता है, परसेंट मतलब अभी भी बताएं, जब मोल फ्रैक्शन बता रहे थे तो मतलब क्या बोले थे, फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ 1, अब परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, ठीक है। तो मास परसेंट मतलब 100 में कुछ हो रहा है, तो 100 ग्राम क्या होगा, तो सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो मास ऑफ सॉल्यूट पाया जाए उसी को मास परसेंट बोलेंगे। एक बार और, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ध्यान से था सुनना है, दिमाग में करना भी है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो मास ऑफ सॉल्यूट पाया जाए उसी को मास परसेंट बोलेंगे, ठीक है। देख लो, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। जब फ्रैक्शन लिखना होता था तो सीधे ऊपर वाला मोल नीचे वाला मोल, हो गया बात खत्म, इनटू 100 नहीं करते थे। जब परसेंटेज लिखना होगा तो इनटू 100 भी करना होगा। तो मास परसेंट का यही फॉर्मूला हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है।
मास परसेंट का यूनिट तो सीधे लास्ट में परसेंट, कोई भी कभी भी कोई भी परसेंट निकालते हैं तो यही करते हैं, है ना, परसेंट लास्ट में दे देते हैं। तो ये मास परसेंट हो गया। दूसरा है वॉल्यूम परसेंट, दूसरा वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट क्या होता है सुनना। अभी मास परसेंट क्या बताया, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो मास ऑफ सॉल्यूट पाया जाए, उसी तरह वॉल्यूम परसेंट 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पाया जाए। फिर से एक बार, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पाया जाए उसी को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम परसेंट बोलेंगे। देखो, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंट है ना, उसीलिए यहाँ पे पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंट का अगर फॉर्मूला देखेंगे, वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला हो गया। तो वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो मास परसेंट का हो गया मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम परसेंट का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। बहुत जगह तुम देखोगे मास परसेंट को परसेंटेज W बाई W भी लिखा रहेगा, परसेंट W बाई W लिखा रहेगा, मत टेंशन लेना, मास परसेंट ही है। W मतलब वेट, वेट मतलब मास ही एज्यूम करते हैं इधर में बोलचाल के भाषा में। यहाँ पे भी W मतलब वेट मतलब मास। तो ऊपर में भी मास, नीचे में भी मास, ठीक, ऊपर में सॉल्यूट का मास, नीचे में सॉल्यूशन का मास। तो अगर कभी परसेंट W बाई W दिया रहा है तो समझना मास परसेंट ही पूछना चाह रहा है। ठीक है, इसी का फॉर्मूला लगा के बना देना। अगर परसेंट V बाई V दिया रहे तब भी समझना कि वॉल्यूम परसेंट पूछ रहा है, वॉल्यूम परसेंट वाला फॉर्मूला लगा देना। V मतलब वॉल्यूम, नीचे में भी V मतलब वॉल्यूम, तो परसेंट V बाई V मतलब क्या, वॉल्यूम परसेंट ही समझना। मास परसेंट को क्या बोले, परसेंट W बाई W। वॉल्यूम परसेंट को क्या बोलते हैं, परसेंट V बाई V। अगर कभी परसेंट V बाई V मत समझना कि कुछ नया है, वॉल्यूम परसेंट निकाल देना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, फॉर्मूला लगाएंगे बन जाएगा। कभी कभी क्या करता है भाई, ई दोनों के अलावा ई ना दे के ऐसे दे देता है, W बाई V दे देता है। अब बच्चा टेंशन मत टेंशन लेना, W मतलब वेट मतलब मास, नीचे में V मतलब वॉल्यूम। तो ऊपर में किसका मास, सॉल्यूट का। अरे सब में तो यार ऊपर में सॉल्यूट का ही है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ग्राम में रखेंगे, वॉल्यूम मिलीलीटर में रखेंगे, ताकि सेम यूनिट रहेगा ना, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर कभी परसेंटेज W बाई V लिखा रहे तो इसका मतलब भी यही है, परसेंटेज ही निकालना बोल रहा है। बस जो तुमको ऊपर दिया रहे, W ऊपर दिया हुआ है ना, ऊपर लिखो मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे में V दिया हुआ है ना, लिखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा नीचे में सॉल्यूशन आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये लिखवाने का कोई मतलब है नहीं, सीधे दिमाग में रखो कि अगर कभी परसेंटेज W बाई V पूछेगा तो परसेंट W बाई V इक्वल टू, सीधे ही W मतलब दिमाग में लाना, वेट मतलब मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई V मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंट है तो इनटू 100 कर देना। अगर परसेंट W बाई W तो W मतलब वेट मतलब मास, ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट रखना, नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन रखना, इनटू 100 कर देना। ठीक है, और मास परसेंट वॉल्यूम परसेंट के सेंस में पूछे तब तो फिर ठीक ही है, और इस सेंस में भी पूछे तो बना के लिख देंगे फॉर्मूला। ठीक है भाई, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। 0.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कैलकुलेट परसेंटेज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। बनाया जा सकता है, पॉज करके पहले बनाओ, आराम से गिवन लिखो, पहले जो जो दिया हुआ है देखो कि क्या पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला लगाओ, पुट करो, बना लो। बन गया तो ठीक सही, अदरवाइज ठीक है, देखेंगे, है ना, तो बनाने लायक है, बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है। मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया हुआ है, 0.5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, 25 ग्राम, 25 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट परसेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। मास मास बोले हुआ है, इसका मतलब मास परसेंट पूछ रहा है। क्वेश्चन में नहीं बोले हुआ है कि मास परसेंट निकालो, वॉल्यूम परसेंट कभी कभी बोलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं बोले हुआ है, यहाँ पे सीधे परसेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। तो हम लोग अपने समझेंगे, अरे मास परसेंट पूछना चाह, अरे मास मास दिया रहेगा, वॉल्यूम परसेंट थोड़ा ना पूछेगा यार, मास परसेंट पूछना चाह रहा है। मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट,
सॉल्यूट ये है यहाँ पे, बोला ना ये डिजॉल्व इन इतना सॉल्वेंट, जो डिजॉल्व होता है वो सब्सटेंस को सॉल्यूट बोलते हैं, तो ये सॉल्यूट है। तो मास ऑफ सॉल्यूट है 0.5, और नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन रखा जाता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बहुत बचा 25 रख देते हैं। अरे यार ये सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 25 इंटू 100 कर देंगे। तो ठीक है, डाटा है हम लोग के पास, डायरेक्ट लगा देते हैं फॉर्मूला। मास परसेंट इक्वल टू, चाहो तो कोई यहाँ पे लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 0.5 प्लस 25, या डायरेक्टली भी पुट किया जा सकता है। तो मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये फार्मूला लगा दिए। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब 0.5, मास ऑफ सॉल्यूशन 0.5 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा 25.5 इंटू 100। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 5 से ही 51 हो गया, 51 से डिवाइड करना है। तो 100/50 अगर रहता तो 2 बार में कटता, यहाँ पे 51 है तो 2 से थोड़ा कम आएगा, 2 से थोड़ा कम 1.9%। या तो ऐसे कर दो, या तो जाओ आराम से पीछे वाला पेज पे डिवाइड करो, जो आए आए लिखो। तो 1.9% ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, पढ़ो अपने से बनाओ। ठीक है, एक चीज खाली समझ लो कि सेंटीमीटर क्यूब मतलब मिलीलीटर, ये पहले बताए हुए हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 मिलीलीटर। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन अल्कोहल लिखा हुआ है, मतलब 20 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल। बस अब इतना के बाद पॉज करके बनाओ, गिवन लिखो, फॉर्मूला लगाओ, बना दो, उसके बाद देखना। 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन अल्कोहल, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल 20 मिलीलीटर इज डिजॉल्व्ड इन, अरे ये अल्कोहल क्या हो गया सॉल्यूट है ना, इज डिजॉल्व्ड इन 80 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना लिख देंगे 80 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 मिलीलीटर, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 20 मिलीलीटर, 80 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 80 मिलीलीटर। ठीक है, लिख दिए। परसेंटेज अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में परसेंटेज अमाउंट निकालना है, मतलब क्या निकालना है वॉल्यूम परसेंट। अरे वॉल्यूम दिया हुआ है तो क्या निकालेंगे वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट अल्कोहल है। अल्कोहल बहुत कम मात्रा में यूज किया, जिस जो यहाँ पे अपने यहाँ बैन है, तो बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है अल्कोहल, और उसमें ऊपर से या तो ठंडा पानी मिलाया जाता है, या तो स्प्राइट पेप्सी, है ना, माजा नहीं, स्प्राइट पेप्सी थम्सअप ये सब, और ये सब मिलके जब पैक बन जाता है उसके बाद आदमी पीता है ना। तो यहाँ पे 20 मिलीलीटर अल्कोहल मिला दिया है 80 मिलीलीटर पानी में, यही मिला के पैक बना दिया है। और पैक का क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब वॉल्यूम परसेंट पूछना चाह रहा है, तो लगा दिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अल्कोहल, अल्कोहल कम मात्रा में है ना, तो ये ऊपर 20, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों मिलके पैक बनेगा। ऐसा नहीं कि अकेले वॉल्यूम 80 रख देंगे, अरे यार दोनों जब मिलेगा तब तो सॉल्यूशन बनेगा। तो 20 प्लस 80 कितना 100 इंटू 100 कट गया, कितना आ जाएगा 20%। ठीक है भाई, तो अल्कोहल का सॉल्यूशन में कितना परसेंट है 20% है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मलिटी। कंसंट्रेशन टर्म्स में पहला नंबर क्या देखें मोलरिटी, दूसरा मोलालिटी, तीसरा मोल फ्रैक्शन, चौथा है ना, चौथा हम लोग परसेंटेज कैलकुलेशन। परसेंटेज कैलकुलेशन में 2 पार्ट देखें। 5वां नंबर नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है तो ध्यान से सुनना। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो, एक बार और, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो उसी को नॉर्मलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो द ग्राम इक्विवेलेंट, इक्यू डॉट को इक्विवेलेंट पढ़ना, द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
तो तुमसे कोई बोलेगा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बता दो तो क्या बोलोगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है भाई, नॉर्मलिटी का डिफिनीशन, द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर नॉर्मलिटी का यूनिट पूछेगा तो कैपिटल एन, फुल फॉर्म कुछ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात, ग्राम इक्विवेलेंट मास बोले जा रहे हैं, क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट मास, तो जानते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, अगर तुमसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू बोलोगे मास बाई इक्विवेलेंट मास। ये भाई बोलेगा ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या, तो क्या बोलना, मास बाई इक्विवेलेंट मास। नेक्स्ट नया टर्म इक्विवेलेंट मास क्या होता है सर, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू पूछे तो बोलना मोलिकुलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर, VF को क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, फिर नया टर्म वैलेंसी फैक्टर क्या होता है सर, तो वैलेंसी फैक्टर सीधा एसिड या बेस में जितना H या OH रहे उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। फिर से एक बार, एसिड या बेस में जितना H या OH रहे उसी को वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। तो देखेंगे, जैसे अगर तुमसे पूछे वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaOH, तो NaOH में कितना OH है, एक, तो वैलेंसी फैक्टर इसका एक। वैलेंसी फैक्टर ऑफ HCl में कितना H है, एक, तो वैलेंसी फैक्टर एक। तो एसिड या बेस में जितना H या OH रहे उसी को वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। तो ये बेस था इसीलिए इसमें OH देखें, ये एसिड है इसीलिए इसमें क्या देखें, H देखें। कुछ और देखते हैं ना, वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4, ये एसिड है कि बेस, एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसमें कितना H है, 2, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। वैलेंसी फैक्टर ऑफ CaOH2, ये बेस है ना, तो इसमें OH कितना है, 2, तो वैलेंसी फैक्टर 2। तो क्या समझे, जितना एसिड या बेस में जितना H या OH रहे उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। खूब अच्छे से ये फार्मूला दिमाग में रखना होगा। सबसे पहले तो नॉर्मलिटी का डिफिनीशन दिमाग में रखोगे, उसके बाद फार्मूला कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या, तो बोलोगे ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या, तो मास बाय इक्विवेलेंट मास। फिर इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या, तो मोलिकुलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, तो एसिड या बेस में जितना H या OH रहे उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। ये खूब अच्छे से ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जैसे जब हम लोग मोलरिटी पढ़ रहे थे तो वहां पे नोट में 3 बात देखे थे। पहला बात फॉर डाइल्यूशन, नहीं फॉर डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन मतलब क्या थी, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट मिला दिए। तो जब डाइल्यूशन करते हैं तो जितना अमाउंट पहले होता है उतना ही अमाउंट बाद में होता है। तो क्या किए थे, M1V1 इक्वल टू M2V2। अमाउंट मतलब मोल वहां पे बोले थे, यहाँ पे अमाउंट मतलब इक्विवेलेंट, क्या इक्विवेलेंट। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट को अकेले करोगे तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे N1V1 इक्वल टू N2V2। ठीक है भाई, तो बोलेंगे डाइल्यूशन का कंडीशन बता दो मोलरिटी के केस में, तो M1V1 इक्वल टू M2V2। और नॉर्मलिटी के केस में कंडीशन बता दो, तो N1V1 इक्वल टू N2V2। दूसरा क्या देखे थे, एसिड प्लस एसिड या बेस प्लस बेस। ठीक है, इसके लिए क्या देखे थे, M1V1 प्लस M2V2 दोनों का जुड़ गया था ना, इक्वल टू MFVF। तो यहां पे क्या हो जाएगा, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू NFVF। NF मतलब फाइनल नॉर्मलिटी, VF मतलब फाइनल वॉल्यूम। तो बोलेंगे एसिड प्लस एसिड या बेस प्लस बेस का कंडीशन बता दो मोलरिटी के केस में, तो M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MFVF। और नॉर्मलिटी के केस में तो N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू NFVF।
तीसरा कंडीशन देखे थे फॉर एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस क्या देखे थे इसके लिए M1V1 माइनस M2V2 इक्वल टू MFVF। तो यहाँ पे नॉर्मलिटी के केस में क्या हो जाएगा N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू NFVF। ठीक है भाई, अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले तुम लोग पॉज करके नॉर्मलिटी का फॉर्मूला जरूर दिमाग में करो, नहीं करोगे तो अच्छा नहीं रहेगा, ऐसे ही देखना। तो पॉज करके एक बार फॉर्मूला दिमाग में कर लो। नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मास बाई इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलिकुलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर एसिड या बेस में जितना H या OH रहता है उसी को वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। तो इतना दिमाग में एक बार अपने से चला लो, अगर चल जाए तो फिर आगे का देखो, है ना, नहीं चले तब तक नहीं देखो, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 0.37 ग्राम ऑफ CaOH2 इज डिजॉल्व इन 10 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। लग भी रहा हो कि बन जाएगा तब भी इधर देखना, ठीक। बाद में रिवीजन टाइम में फिर इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे से अपने से बना लेंगे, लेकिन अभी देखेंगे, है ना। अगर फुल्ली लग रहा है कि बन जाएगा तब भी देखेंगे। हाँ, फार्मूला याद रहना चाहिए, बाकी देखोगे फार्मूला याद रहेगा, उसके बाद देखना इधर। 0.37 ग्राम ऑफ CaOH2, तो मास ऑफ CaOH2 कितना है 0.37 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10 लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10 लीटर, ठीक है। और फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या पूछ रहा है, नॉर्मलिटी पूछ रहा है। फॉर्मूला लगा देंगे, नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब बार बार अब ही नहीं कि ग्राम इक्विवेलेंट का भी फार्मूला, अरे यार एक फार्मूला लिख दिया ना, पुट करो सोच के, बैक ऑफ द माइंड फार्मूला सोचना है, पुट करना है। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट मास एकदम ध्यान से देखना है, नहीं करना। ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या, मास बाई इक्विवेलेंट मास। तो मास कितना दिया हुआ है 0.37 बाई इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास मतलब मोलिकुलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पे मोलिकुलर मास डालेंगे किसका, तो CaOH2 का। तो कैल्शियम का कितना हो गया 40, एटॉमिक नंबर 20 ना, तो एटॉमिक मास दुगुना 40। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है भाई, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 गुना करो 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। अब प्लस हाइड्रोजन भी 2 है, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1, तो 2 का 2। ये हो गया। जब तक फार्मूला भूल कर रहेंगे फिर एक बार सोच लेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मास बाई इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास मतलब मोलिकुलर मास बाई, ए भाई बाई कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर इसमें OH कितना है 2, तो वैलेंसी फैक्टर 2। यार इतना को देखो अच्छे से, ही बाई ऊपर करना जरूरी है, नहीं तो नीचे में एक और बाई है, इतना बाई हो जाएगा कि क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो बहुत जरूरी है इतना समझना कि कैसे कैसे बना रहे हैं। पहले मास बाई इक्विवेलेंट मास मतलब मोलिकुलर मास, अब बाई तो वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, वैलेंसी फैक्टर। ये पूरा हो गया ग्राम इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 10। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई यहाँ पे बाई 2 कर देता फिर बाई, इतना बाई हो जाता कि क्वेश्चन नहीं बन पाता यार। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.37 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 74 डिवाइडेड बाई 10 है, तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, 2 से ही 37 से कट गया, 1/1000 या तो 0.001 लिख दो, या फिर 10 पे पावर 3 नीचे है तो ऊपर में जाएगा 10 पे पावर -3 लिख दो। दोनों में से कोई भी लिखोगे तो कोई दिक्कत का बात नहीं, कैपिटल N यूनिट दे दो, यही हो गया आंसर, ठीक है। इसको ना 2-3 बार ना क्वेश्चन देख के खाली प्रैक्टिस करना है, रफ कॉपी में लिख के बनाना है, अच्छा रहेगा। ये स्टेप खाली आ गया ना कि इक्विवेलेंट मास मतलब मोलिकुलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर, बस एक बार ये लिखने आ गया ना, दिमाग में सेट हो गया ना, बस हो जाएगा, फिर क्वेश्चन बनेगा। नहीं देखोगे ना, देखने में बड़ी अच्छा लगता है, बनाने में धुआं निकलता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 100 मिलीलीटर ऑफ 2N मतलब नॉर्मलिटी का यूनिट है, सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन।
जैसे ही क्या बताए हुए कि जैसे ही डाइल्यूशन देखना ना, मानना फॉर्मूला M1V1 इक्वल टू M2V2, यहाँ पे नॉर्मलिटी है तो क्या डालेंगे N1V1 इक्वल टू N2V2, कुछ नहीं सोचेंगे यार। जैसे ही डाइल्यूटेड देखेंगे ना, मारेंगे N1V1 इक्वल टू N2V2। चलो पॉज करके पुट पाट करके बना दो जल्दी, है ना। डाइल्यूटेड देखे मारे फॉर्मूला, नॉर्मलिटी दिए हुए है ना N1V1 इक्वल टू N2V2, मोलरिटी दिया रहता है M1V1 इक्वल टू M2V2 कर देते। चलो तो N1 कितना हो जाएगा 2, वॉल्यूम 100 मिलीलीटर में ही रहने देंगे, क्या दिक्कत है, इधर भी मिलीलीटर में कर देंगे, दोनों तरफ सेम यूनिट में रहना चाहिए, है ना। दूसरा इधर का नॉर्मलिटी पूछ रहा है तो लिख दो नॉर्मलिटी, N2 भी लिख सकते हो, इंटू वॉल्यूम कितना 1 लीटर, एन मिलीलीटर में डाले उन्हें लीटर में ही, तो अच्छा बात नहीं है, दोनों तरफ सेम यूनिट में करो। तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, तो 1000। नॉर्मलिटी को अकेले करो, नॉर्मलिटी को अकेले करोगे 2 इंटू 100 बाई 1000, 2 जीरो से 2 जीरो, 2/10 0.2, कैपिटल N हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग फॉर्मालिटी, 6 नंबर फॉर्मालिटी। फॉर्मालिटी क्या हो, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो। एक बार और, जैसे नॉर्मलिटी क्या देख रहे थे, 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो, तो यहाँ पे देखेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में जो ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो, उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मालिटी बोलेंगे। ठीक है, तो देखो द ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मालिटी। अब देखो फॉर्मालिटी का फॉर्मूला, फॉर्मालिटी इज इक्वल टू ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो फॉर्मालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब देखो ग्राम, अच्छा इसका यूनिट, तो इसका यूनिट कैपिटल F, नॉर्मलिटी का यूनिट कैपिटल N ना, उसी तरह फॉर्मालिटी का यूनिट कैपिटल F, फुल फॉर्म कुछ नहीं, बस पहचान लेते हैं कि हाँ ये फॉर्मालिटी है। ठीक है, अब बात है कि ग्राम फार्मूला मास इक्वल टू क्या, तो ग्राम फार्मूला मास इक्वल टू मास बाई मोलिकुलर मास, मास बाई मोलिकुलर मास। इससे तुमको क्या लग रहा है कि ग्राम फार्मूला मास एक तरह का क्या है, नंबर ऑफ मोल है। अरे यार यही तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता था। ग्राम फार्मूला मास क्या है, नंबर ऑफ मोल है, और हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलरिटी। मतलब फॉर्मालिटी इज एज लाइक मोलरिटी। लोग सर दोनों सेम है तो क्यों पढ़ा दिए, अरे सब तो एक तरह से सेम ही है, पूरा तो सब कंसंट्रेशन टर्म्स ही है, सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए ही पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन को एक्सप्रेस बहुत सारा तरह से करते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन 7 गो है, तो ये 7 पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आए फॉर्मालिटी इज एज लाइक 4 गो ऑप्शन है, तो मोलरिटी टिक कर देंगे। और अपने भी सेंस में चलना चाहिए, कभी भी फॉर्मालिटी आए तो दिमाग आ रहे ये दोनों सेम है, बस यूनिट अलग है, फार्मूला अलग है, लिखने के भाषा अलग है, लेकिन एक्चुअली में दोनों सेम है, वैल्यू दोनों का सेम आएगा। चाहे तुम मोलरिटी निकाल दो या फॉर्मालिटी, बात सेम आएगा, वैल्यू सेम आएगा। यूनिट दोनों का अलग है ना, फार्मूला अलग है, उसका लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, इसका ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम। तो कभी भी फॉर्मालिटी आए तो दिल में लाना कि अरे ये मोलरिटी ही जैसा है ना, लेकिन फार्मूला मोलरिटी वाला नहीं लिख देना, फार्मूला इसका लिखना ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ग्राम फार्मूला मास क्या होता है, तो मास बाई मोलिकुलर मास। यूनिट क्या होता है, तो कैपिटल F। देखते हैं इसका क्वेश्चन भाई। ठीक है, देखो 2.02 ग्राम ऑफ KNO3 डिजॉल्व इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, फाइंड फॉर्मालिटी ऑफ सोल्यूशन। पॉज करके बना दो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। पहले गिवन लिखो, फॉर्मूला लगाओ, बनाओ, उसके बाद देखना। मास ऑफ KNO3 कितना दिया हुआ है, 2.02 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 500 मिलीलीटर, और फॉर्मालिटी पूछ रहा है ना। फॉर्मालिटी का फॉर्मूला ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाई
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है भाई। अब ग्राम फॉर्मूला मास इक्वल टू क्या, तो मास बाई मोलिकुलर मास, तो मास कितना दिया हुआ है 2.02, अब बाई मोलिकुलर मास KNO3 का, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, दोगुना करो 38 होता है कितना 39, प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, दोगुना करो 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, दोगुना करो 16, 3 का 48, तो ये हो गया ग्राम फार्मूला मास, मास बाई मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो कितना दिया हुआ है वॉल्यूम 500, ये मिलीलीटर में है, लीटर में करना है तो बाई 1000। अब इसको सॉल्व करो आराम से, ठीक है। तो 2.02 डिवाइडेड बाई, ये सबको जोड़ेंगे तो 101 आएगा, इंटू 1000 बटे 500, 500 से ही 2 बार में पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100, 101 से ही 2 बार में तो 2 2 4, अब बाई 100 मतलब 0.04, यूनिट क्या हो जाएगा कैपिटल F। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, देखो जैसे अभी मास परसेंट बता रहे थे, तो मास परसेंट में क्या बोले थे, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो मास ऑफ सॉल्यूट पाया जाए, उसी तरह पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब लग रहा है आउट ऑफ 1 मिलियन, मतलब आउट ऑफ 10⁶, जैसे फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ 1, परसेंटेज मतलब दिल में क्या आता है आउट ऑफ 100, तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब आउट ऑफ 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10⁶। अब इसको डिफाइन करते हैं, तो जो लोग भी मास परसेंट का याद कर लोगे ना, पार्ट्स पर मिलियन का एकदम सेम उसी पैटर्न पे बैठ जाएगा। मास परसेंट का क्या लिखे थे, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इधर में लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या प्रेजेंट इन पर 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो मास परसेंट मतलब आउट ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो मास ऑफ सॉल्यूट पाया जाता था, पार्ट पर मिलियन मतलब आउट ऑफ 1 मिलियन मतलब 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में जो मास ऑफ सॉल्यूट पाया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन बोलेंगे। तो देखो इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। फुल स्टॉप एक ही होगा, दो नहीं। हाँ, अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता था, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन ना, तो इसका भी वही होगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 होता था, तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या होगा इंटू 10⁶। फ्रैक्शन में इंटू कुछ नहीं होता था, जिसका निकालना होता था उसको ऊपर नीचे में टोटल, परसेंटेज में जिसका निकालना है उसका ऊपर नीचे में टोटल इंटू 100, पार्ट्स पर मिलियन में जिसका निकालना है उसका ऊपर नीचे में टोटल इंटू 10⁶। ये आ गया कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। तो कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। अब इसका यूनिट क्या, तो देखो भाई जैसे परसेंटेज का यूनिट क्या देते थे लास्ट में परसेंट, तो इसका यूनिट पीपीएम दे देना, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। तो कभी भी अगर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाओगे और यूनिट पीपीएम दोगे। कभी कभी ना सीधे बोल देता है कि कंसंट्रेशन निकालो, तो ये नहीं सोचना कि अरे पीपीएम ही निकाल दो, नहीं, अगर सीधे बोल देगा कंसंट्रेशन निकालने के लिए, कंसंट्रेशन टर्म्स ना जी, तो कंसंट्रेशन टर्म्स में बहुत सारा होता है ना, 7 होता है ना, कंसंट्रेशन सीधे बोल देगा निकालने के लिए तो समझना मोलरिटी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मोलरिटी बोल रहा है। और कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम बोले तब फिर तुम हाँ ये निकालो, सीधे कंसंट्रेशन बोले तो क्या, मोलरिटी निकालना, क्या निकालना, मोलरिटी। चलो ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन लिख के बना सकते हो, गिवन लिखो, अप्रोच करो फिर बनाओ, उसके बाद देखना। 20 मिलीग्राम ऑफ के प्लस, मास ऑफ के प्लस कितना दिया हुआ है 20 मिलीग्राम, आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है।
फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। तो कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम कैसे निकालते हैं? तो जिसका भी मास उसका ऊपर, नीचे में टोटल मास ऑफ सॉल्यूट ये रख देंगे, चलो 20 मिलीग्राम बाई मास ऑफ सॉल्यूशन है क्या? नहीं। तो पहला काम क्या बनता है? मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेना। नहीं तो सीधे सोचो, फॉर्मूला लगा दोगे कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, फिर मास ऑफ सॉल्यूट लिख दोगे 20 मिलीग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से लाओगे? तो पहले डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम से मास निकाल लेते हैं सॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन का है, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का है, तो जाहिर सी बात है मास भी सॉल्यूशन का निकलेगा। डेंसिटी 0.8 दिया हुआ है, मास निकालना है, यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, तो यहाँ 1000 कर देंगे, काहे कि ये ग्राम पर मिलीलीटर में है, तो नीचे मिलीलीटर में है, मतलब इसको भी मिलीलीटर में रखना होगा। अब मास ऑफ सॉल्यूशन अकेले कर देंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन को जैसे ही अकेले करोगे तो 0.8 इंटू 1000, ये हो जाएगा 800 ग्राम। ये तुम्हारा मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, क्या निकाल लें? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम है ना, इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 पे पावर क्या? 6। मास ऑफ सॉल्यूट 20 मिलीग्राम है, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन 800 ग्राम है। यहाँ पे लफड़ा फंसा, क्योंकि ऊपर में मिलीग्राम है, नीचे में ग्राम है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, दोनों सेम यूनिट में करना होगा। तो या तो मिलीग्राम को ग्राम में कर लो, या तो ग्राम को मिलीग्राम में कर लो, दोनों में से कुछ भी करोगे तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा, काटना ही तो है हम लोग को। तो ये 800 ग्राम है, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है ना, तो इंटू 1000 मतलब 10 पे पावर 3 कर दो, ताकि ये दोनों, ये मिलीग्राम है, ये भी मिलीग्राम है, इंटू 10 पे पावर 6। ठीक है, चलो अब क्या है, 2 जीरो, 1 जीरो से पहले 1 जीरो काट देते हैं। ठीक, 2 से ही 40 कर देते हैं, 40। ठीक, 10 पे पावर 3 और ये 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 4 ऊपर जाएगा तो 6 माइनस 4, 10 पे पावर 2 मतलब 100, 100 बाई 4, 100 बाई 4 कितना हो जाएगा? 25 यूनिट हो जाएगा पीपीएम आंसर। एक बार और देख लो क्या किए, 10 पे पावर 6 और नीचे में 10 पे पावर 3 आई 10, तो 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 4 ऊपर जाएगा तो 6 माइनस 4, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 2 मतलब 100 अब बाई 4, 100 बाई 4 कितना? 25, तो 25 पीपीएम इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये पूरा कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गया। पहला नंबर हम लोग पर है मोलरिटी, दूसरा मोलालिटी, तीसरा मोल फ्रैक्शन, चौथा परसेंटेज कैलकुलेशन, पांचवा नॉर्मलिटी, छठा फॉर्मलिटी और सातवां पार्ट्स पर मिलियन। सातों का डिफिनीशन खूब अच्छे से फ्रेम रहना चाहिए और उसका फॉर्मूला और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड, इतना से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, है ना। तुम लोग इसी के नीचे अपना फेयर कॉपी में लिखोगे और बनाओगे रफ कॉपी में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 5, 6, 11, 12, 17, 25, 29, 35 है ना, इतना क्वेश्चन बनाएंगे एनसीईआरटी का। ये तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड है। ठीक है, चलो फिर तो रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, मंथन करना, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है।